तो दोस्तों हम सभी स्पेस में क्यों जाना चाहते हैं? क्यों हर देश अंतरिक्ष के उस अनंत अंधेरे में करोड़ों की लागत से बड़े बड़े रॉकेट्स भेजता है? और एक ही सवाल उठता है कि क्या ये इतनी मेहनत करना इस चीज के वर्थ इट भी है? इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका कोई मतलब भी बनता है? लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि इंडिया जो आज बहुत से सोशल और इकोनॉमिक डोमेन्स में दुनिया के बहुत पीछे चल रहा है, इकोनॉमी के मामले में देख लीजिए या फिर जो पर कैपिटा जीडीपी है उसके मामले में हम बहुत से देशों से आज भी पीछे हैं। हमारा नंबर 100वें नंबर से भी नीचे आता है, पर तब भी अंतरिक्ष में इंडिया आज एक स्पेस का लीडर माना जाता है। और हमारा देश जहां हर दिन की प्रॉब्लम्स कभी कभी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जहां बहुत दिक्कत होती है, उस देश की एक छोटी सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में सबसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ रही है। और आज हम आपको इसी सफर पर लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्रोग्रेस की नहीं है, सिर्फ विकास की नहीं है, ये कहानी है इंडियन माइंडसेट की, इंडियन टेक्नोलॉजी की और इंडियन पीपल के साथ साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसरो भी कहते हैं। और दोस्तों आज यही इसरो दुनिया को ऐसी चीजों के बारे में सिखा रही है, ऐसी चीजों के बारे में बता रही है, स्पेस के बारे में जिसके बारे में दुनिया ने कभी भी नहीं सोचा था। तो ये कहानी है कैसे एक अंडर डेवलप्ड और गरीब देश ने अपनी आजादी के सिर्फ 15 साल बाद ही सितारों को छूने का सपना देखा और इस सफर में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी को भी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों हमारी ये कहानी शुरू होती है 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जहां एक यंग लड़का पढ़ाई कर रहा है जो एक फैमिली ऑफ इंटेलेक्चुअल से आता है और इनका वर्ल्ड व्यू सिर्फ एक चीज से बना है कि कैसे साइंस का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियां बदली जा सकती हैं, उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। ये है विक्रम अंबालाल साराभाई। 1940 में विक्रम साराभाई इंडिया आते हैं। ये सोचते हैं कि छोटी सी विजिट है, मैं छोटी सी विजिट पे आ रहा हूँ, थोड़े दिन में वापस कैम्ब्रिज चला जाऊंगा। और इसीलिए विक्रम दोबारा से कैम्ब्रिज जाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे थे, जहां वो फिजिक्स में पीएचडी कर रहे थे। लेकिन जो होने वाला था उसका उन्हें आइडिया भी नहीं था और उसी ने उनकी पढ़ाई को पूरी तरह डिस्टर्ब भी करके रख दिया, जो थी वर्ल्ड वॉर 2। इस वॉर का मतलब था कि अब वो कैम्ब्रिज वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जितने भी ट्रेड रूट्स थे, जितने भी शिप रूट्स थे, सब बंद हो गए थे। पर क्योंकि उनकी फैमिली वेल कनेक्टेड और जानी मानी थी, तो विक्रम साराभाई ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा अंडर नोबेल लॉरिएट सीवी रमन, और वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जो कि हैदराबाद में मौजूद दुनिया के सबसे रेप्यूटेड साइंस इंस्टीट्यूट में से एक माना जाता था उस टाइम भी, और आज भी इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक है, जहां उनका वर्ल्ड व्यू ही चेंज होने वाला था। और इन्हीं स्टडीज के टाइम पे, इसी पढ़ाई के वक्त विक्रम साराभाई एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन पर जाते हैं, जहां 40 से ज्यादा लोग उनके अलग अलग तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लेकर चल रहे थे, और वो हिमालयाज में जाते हैं इन सब चीजों के लिए। लेकिन एक रात जब वो हिमालय के बीच में, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में अपना टेंट लगा के आराम कर रहे थे, तो उनका जो गाइगन मीटर होता है एकदम से हरकत करने लगता है। और दोस्तों जो गाइगन काउंटर होता है रेडिएशन को मापता है, जो कि रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है या फिर कहीं भी रेडिएशन ज्यादा होती है तो ये उसे मापता है। और ये मूवमेंट साराभाई के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि एकदम ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी चीज मौजूद नहीं है, वहां पे इतनी रेडिएशन कैसे आ जाए। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन का पता चला कि ये कुछ रेडिएशन वेव्स हैं, जिन्हें कहते हैं कॉस्मिक रेज। अब कॉस्मिक रेज हाई रेडिएशन वेव्स होती हैं, जो हमारे सन या फिर एक्सप्लोडिंग स्टार से एमिट होकर पृथ्वी पर आती हैं और पूरे स्पेस में जाती हैं। और इसी वक्त करोड़ों कॉस्मिक रेज आपके शरीर से गुजर रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा चौंकने या डरने वाली बात नहीं है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, जैसे हमारे आसपास धूप मौजूद है उसी तरह हमारे आसपास कॉस्मिक रेज भी मौजूद है। और उस टाइम पे दुनिया में जो 1940s के टाइम पे साइंटिस्ट बड़े ही एंथुसियाज्म से इस कॉस्मिक रेज के बारे में स्टडी कर रहे थे, और ये एक तरह से स्पेस में जाने के एक्सप्लोरेशन की पहली शुरुआत भी थी। और यहाँ हमारी कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसे इस कॉस्मिक रेस के टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट था, जिनके कंट्रीब्यूशंस आज भी हम अपने सामने देख सकते हैं। उस समय वो भी सीवी रमन के अंडर ही पढ़ाई कर रहे थे, जो है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी जहांगीर भाभा। साराभाई और भाभा के साइंस को लेकर एक कॉमन इंटरेस्ट की वजह से इनका दोस्ती का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। ये दोनों ही चाहते थे कि हम कैसे साइंस का इस्तेमाल करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं और देश का इतिहास कैसे बदल सकते हैं। और दोस्तों इसी सोच के साथ आगे जाकर ये देश के इतिहास और देश के भविष्य को बदलने वाले थे। लेकिन उस वक्त इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में सोचना भी पागलपन होता, और यहाँ तक कि अमेरिका, जिसे आज हम एक स्पेस सुपर पावर के रूप में जानते हैं, वो भी स्पेस के बारे में सोच नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। उस टाइम कौन स्पेस के बारे में सोचेगा। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुई, और जब 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला मैनमेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में लॉन्च किया,
A new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Sir, what do you think about this achievement of the Russians? I think it's a remarkable thing. My only regret is that we couldn't get there first. तो अमेरिका भी इस रेस में शामिल होने का फैसला कर चुका था और उन्होंने भी 1958 में ही नासा की स्थापना कर दी। अब यहाँ सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी और अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जानना है, अच्छे से जानना है क्या हो रहा था इस कोल्ड वॉर के बारे में, तो आपको ऊपर आई बटन से जाके एक डेडिकेटेड कोल्ड वॉर का वीडियो जरूर देखना चाहिए, उसे चेकआउट जरूर करना चाहिए क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ कवर कर रखा है क्या क्या हुआ था कोल्ड वॉर में। पर दोस्तों जहां स्पुतनिक के लॉन्च से यूएसए थ्रेटन हो रहा था, अपने आप को खतरा महसूस कर रहा था, तो वहीं इंडिया में विक्रम साराभाई के लिए ये मूवमेंट एक एपिक और प्रोफाउंड इंस्पिरेशन का था। उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया भी एज अ नेशन रॉकेट्स लॉन्च कर सके, सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज सके, जिससे करोड़ों इंडियंस की जिंदगी सुधरेंगी और देश भी बहुत ही आगे बढ़ेगा। पर दोस्तों यहाँ सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक के ये सोचिए कि ये आइडिया कितनी दूर का सोचना है। इंडिया जैसा देश जिसे आजाद हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए, देश की 70% से भी ज्यादा जनता, ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लोगों के पास खाने की कमी है, उन्हें 3 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है और पड़ोसी देश लगातार आपके ऊपर हमले कर रहे हैं, लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होती ही रही हैं। ऐसा देश जो अभी ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, वो आखिरकार स्पेस में उड़ने का सपना कैसे देख सकता है? और ये सपना देखना कोई सेंस नहीं बनाता, खासतौर पे तब जब आपके पास ट्रेन चलाने के लिए पैसा नहीं है और आप स्पेस में रॉकेट्स उड़ा रहे हैं, और वो भी तब जब इंडिया की टोटल जीडीपी $37 बिलियन यानी $37 बिलियन की थी, जो कि नासा के टोटल बजट का सिर्फ 2/3 यानी कि 2/3 है, जो नंबर अपने आप में काफी ज्यादा छोटा है। तो ऐसे माहौल में जब देश भूखमरी से मर रहा है तो आप सरकार से करोड़ों रुपए खर्च करने को कैसे कह सकते हो, और वो भी एक ऐसी चीज पर जिसका कोई इमीडिएट फायदा नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन विक्रम साराभाई के पास एक तुरुप का इक्का है। उनके दोस्त होमी जे भाभा, जो अभी तक इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड बन चुके थे और इंडियन गवर्नमेंट के एक ऐसे फिगर के साइंटिफिक एडवाइजर थे जो आगे जाकर उनका सपना पूरा करने वाला था। एक ऐसा फिगर जो न सिर्फ साइंस को सपोर्ट करता था बल्कि सरकार में एक ऐसी पोजीशन पर भी है जो कि आगे जाकर इस पर कोई एक्शन भी ले सके। वो थे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई के रिक्वेस्ट पर इंडिया का खुद का एक स्पेस रिसर्च डिवीजन बनाने का फैसला किया, जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस एंड रिसर्च। और दोस्तों अभी तक ये कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, ये एटॉमिक एनर्जी के अंदर एक अलग से रिसर्च और डिवीजन बन गया था जिसका नाम इनकोस्पार था। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन तब भी विक्रम साराभाई को उनका सपना पूरा करने का एक लॉन्च पैड जरूर मिल गया था। लेकिन इसका पहला फेज था एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाकर बस कुछ बेसिक डाटा कलेक्ट करता है, जैसे टेलीमेट्री और बेसिक्स, जो कि हमें आगे जाकर और सारे रॉकेट्स लॉन्च करने में मदद करता। और दोस्तों आज के समय में हालांकि हमें रॉकेट्स बहुत ही आम बात लगते हैं, बड़े बड़े रॉकेट्स इंडिया अक्सर हर दूसरे दिन लॉन्च करता रहता है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे आज से 17 साल पहले हमें खुद बनाना और खुद लॉन्च करना लगभग नामुमकिन माना जाता था, और हमारे पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम उसे मैन्युफैक्चर भी कर पाए। पर यहाँ आता है इंडियन इंजीनियरिंग सेल्फ रिलायंस, या फिर जिसे हम आज की आम भाषा में जुगाड़ भी कहते हैं। और इसी वजह से इंडिया के पहले रॉकेट लॉन्च की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग है, जो हमें यह बताता है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस समय इंडिया के पास रॉकेट्स बनाने, चलाने या उड़ाने का कोई भी आइडिया नहीं था, ना कोई एक्सपीरियंस था, बस एक सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए एक जोश से भरा हुआ गुजराती था। और इसी वजह से विक्रम साराभाई के पास एक्सटर्नल हेल्प लेने के अलावा कोई भी तरीका नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने यूएसए से रॉकेट मांगा, फ्रांस से पेलोड्स यानी कि जो डिवाइस और इक्विपमेंट्स एक रॉकेट में लगाए जाते हैं वो मांगे, और सोवियत यूनियन से कंप्यूटर्स की मांग की जिससे कि उन रॉकेट्स को कंट्रोल कर सकें। और तीनों ही देश मान जाते हैं, डिमांड्स मान जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे मान जाते हैं। यहाँ तक कि फ्रांस तो हमें फ्री में पेलोड्स देने को तैयार हो जाता है। वो कहते हैं कि आप इसे फ्री में ले जाओ, हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप कुछ अच्छा कर लोगे तो अच्छी बात हो जाएगी। और इसीलिए सभी इक्विपमेंट्स रेडी किए जाते हैं। और केरला के कोस्ट, केरला के तट पर एक छोटा सा थुम्बा नाम का एक गाँव था जिसे लॉन्च के लिए चुना जाता है। पर सबसे बड़ा चैलेंज लॉन्च नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन था। एक ट्रक में करोड़ों के इक्विपमेंट्स रखकर टूटे फूटे रोड से जाते वक्त ट्रक बीच रास्ते में ही बंद हो जाता है, खराब हो जाता है। और यहाँ फिर एक बार जुगाड़ काम आता है, साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके इन सभी इक्विपमेंट्स को गांव में पहुंचाया जाता है। पर एक छोटे से गांव में अनएजुकेटेड, जहाँ पे अनपढ़ लोग हैं, उस गांव में जाकर आप ये कहो कि हमें आपकी ये जगह चाहिए जिससे हम एक रॉकेट लॉन्च कर सकें। और उस टाइम पे रॉकेट लॉन्च करने का मतलब तो ऐसा होता किसी देश के ऊपर हमला करने जैसा, और वो भी खासकर
तब जब आप रॉकेट लॉन्च भी कर रहे हो और ये कहो कि हम आपको कुछ दे नहीं सकते, पैसे वैसे के मामले में हमारे बहुत तंगी है, इसी वजह से आप बस हमारी मदद करो देश के नाम पे। तो इसीलिए क्योंकि अनपढ़ लोग थे, इसी वजह से कोई भी उनकी बात नहीं मानता। तो विक्रम साराभाई मजबूर होकर गांव के चर्च में प्रीस्ट यानी कि जो फादर होते हैं उनके पास जाकर इस बारे में बात करते हैं। और अगले संडे के सरमन में फादर गांव वालों से ये कहते हैं कि जो भी बातें साइंटिस्ट कह रहे हैं आप उस चीज को कंसीडर कीजिए, हो सकता है हमारे फायदे के लिए ही हो। उन्होंने उस दिन जो गांव वालों से कहा था वो आने वाले समय में इसरो की पहचान बन गया। उन्होंने कहा साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हैव द सेम गोल, टू सीक ट्रूथ एंड टू डू गुड फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ही मकसद है, सच्चाई का पता लगाना और इंसानियत के लिए अच्छा करना, उनकी भलाई करना। ये चीज सुनकर गांव वाले मान गए और 21 नवंबर 1963 को इनकोस्पार के सभी साइंटिस्ट और कुछ पॉलिटिशियंस की मौजूदगी में देश का पहला साउंडिंग रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है और देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस हिस्टोरिक रॉकेट लॉन्च ने इंडिया की स्पेस जर्नी को किक स्टार्ट किया और इनकोस्पार बदलकर इसरो बन गया और विक्रम साराभाई एक नेशनल हीरो बन गए। और जहां देश इस लॉन्च में ही खुश था, वो सोच रहे थे हमारा पहला रॉकेट लॉन्च हो गया, अब सफल हो गए, पर वहीं विक्रम साराभाई को इंडिया और इसरो का अगला ऑब्जेक्टिव पता था, जो था सैटेलाइट्स लॉन्च करना, और वो भी खुद के इंडियन मेड रॉकेट्स की मदद से। पर इससे पहले कि उनका ये सपना सच्चाई बन पाता, 1971 में विक्रम साराभाई की सिर्फ 52 साल की उम्र में मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। और उनकी मौत से कुछ घंटे पहले ही वो अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर चुन चुके थे, जो कि आगे जाकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने वाला था। और दोस्तों वो कौन थे, ये जानने से पहले हमें सैटेलाइट्स के बारे में जानना होगा। विक्रम साराभाई के बाद सतीश धवन इसरो के अगले चेयरमैन बने, जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे बेस्ट लीडर्स में से एक माने जाते हैं। और तब शुरू हुआ सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेस्ट एक्सपेरिमेंट, या फिर जिसे हम साइट भी कहते हैं, जिसके चलते देश के 2400 से भी ज्यादा गाँवों में एजुकेशनल प्रोग्राम जैसे कि कृषि दर्शन ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था, जो आने वाले समय में इसरो को बदलने वाला था। इसने देश को दिखाया कि हम सैटेलाइट की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। और सैटेलाइट का काम सिर्फ साइंटिफिक या फिर बहुत ज्यादा मिलिट्री के लिए नहीं रहना चाहिए। सैटेलाइट को इस्तेमाल करके आप नॉर्मल कंज्यूमर की जिंदगी भी अच्छी बना सकते हैं। लेकिन खुद का सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल काम है और इस चीज को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए हमें एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जरूरत थी। तो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है, जिसे बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल था। अभी तक इंडिया ने अपने एलाइज के भरोसे यानी नासा और रॉसकॉस्मोस, जो कि रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मदद से ही 2 सैटेलाइट्स अभी तक लॉन्च किए थे। नासा के एटलस 6 रॉकेट ने इंडिया की साइट सैटेलाइट को लॉन्च किया था और सोवियत ने आर्यभट्टा 1 नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो कि ऑर्बिट पहुंचाया था। लेकिन विक्रम साराभाई का विजन था खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाना, और आने वाले समय में यही विजन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बदलने वाला था, जो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ी छलांग होती। और अब आखिरकार ये समय आ चुका था कि इंडिया अपने घोंसले को छोड़ दे और अपने खुद के पंखों पे भरोसा करके स्पेस की एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरे। और वो यंग साइंटिस्ट जिन्हें विक्रम साराभाई ने इसके लिए चुना था, उनका टाइम आ गया था। सतीश धवन ने उन्हें इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन का लीडर बना दिया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया के फ्यूचर मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट। डॉक्टर कलाम की टीम और उन्हें एक SLV-3 नाम की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने का ऑब्जेक्टिव दिया गया, जो 40 kg तक के पेलोड को 300 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सके, जो एक बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। और खासतौर पे जब तक आपने पहली बार किया भी ना हो, उसे कभी किया ना हो, तो पहली बार करना उसे लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। लेकिन सालों की मेहनत से 10 अगस्त 1979 को वो दिन आया, जो कुछ 17 साल पहले वाले उसी दिन की याद दिला रहा था, जब इंडिया ने अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और आज SLV-3 का लॉन्च होना था, जो शायद इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बदल कर रख देता। रॉकेट स्टार्ट होता है, इग्निशन होता है, लिफ्ट ऑफ। आसमान रॉकेट के धुएं से भरा हुआ है, जमीन रॉकेट के लॉन्च से थरथरा रही है, जमीन हिल रही है और रॉकेट धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन अचानक से रॉकेट झुकने लगता है। अपने कोर्स में एक छोटा सा 0.5 डिग्री का टिल्ट और हर चीज खराब होने लगी। ऊपर जाने की जगह रॉकेट टेढ़ा जाने लगता है, अलग दिशा में जाने लगता है और आखिरकार जाके बंगाल की खाड़ी में क्रैश हो जाता है, गिर जाता है। पूरी दुनिया शांत थी, मिशन एक फेलियर था। 10 साल की मेहनत और 20 करोड़ रुपए, जो आज के समय में 400 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं, वो पूरी तरह सिर्फ एक छोटे से झुकाव की वजह से खत्म हो गया। लेकिन इसरो को यह जानना जरूरी था कि इसमें गलत क्या हुआ, क्या इसमें गलत हो गया जो सुधारा जा सकता है। तो एक रिसर्च कमेटी बनाई गई, जिसने पाया कि रॉकेट में लॉन्च से जस्ट पहले एक फ्यूल टैंक लीक हुआ था और डॉक्टर कलाम को इस बारे में बताया भी गया। लेकिन उन्हें लगा क्योंकि रॉकेट में स्पेस तक जाने के लिए सफिशिएंट फ्यूल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हुआ वो सबने देखा और इसी वजह से डॉक्टर कलाम पूरी तरह से टूट गए थे। लेकिन इन सब के बाद भी सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दिया और सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लिया। ये कहा कि ये सारी मेरी गलती थी। What Satish Dhawan said, I want to support my technologists and scientists and staff so that next year they succeed.
So he took the whole blame himself. और इस फेलियर और मीडिया क्रिटिसिज्म के बाद भी डॉक्टर कलाम और इसरो की टीम ने हार नहीं मानी, और यही चीज हमें इसरो की स्टोरी में कांस्टेंट देखने को मिलती है, यही चीज हमें लगातार देखने को मिलती रहेगी, हार ना मानने की जिद। और इसी के साथ SLV-3 के फेलियर के सिर्फ 11 महीने बाद 18 जुलाई 1980 को एक बार फिर से SLV-3 D2 मिशन को लॉन्च किया गया। All stations stand by for the time mark. This is mission control. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और इस बार ना सिर्फ रॉकेट लॉन्च हुआ बल्कि इसने रोहिणी नाम की सैटेलाइट को उम्मीद से भी ज्यादा ऊंचे ऑर्बिट में प्लेस किया, जिसने सभी एक्सपेक्टेशंस को सरपास करके रख दिया। और इस मूवमेंट ने इंडिया को दुनिया का छठा देश बनाया जो कि अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। Next year, July 18, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, "You go and conduct the press conference." Do you follow what this means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he gives to his team. That's the first. और इस SLV-3 के सक्सेसफुल लॉन्च ने इसरो को और भी ज्यादा होममेड रॉकेट बनाने में मदद की, जैसे कि PSLV और GSLV। और इनफैक्ट PSLV का एक अपडेटेड मॉडल चंद्रयान 1 को लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। और चंद्रयान 1 एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, ना ही सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी, क्योंकि जो ऑर्बिटर इसरो ने चंद्रयान के साथ लॉन्च किया था उसने पहली बार चांद के सरफेस पर वाटर यानी पानी की खोज की, जो स्पेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। चंद्रयान 1 ने ये प्रूव किया कि इंडिया इससे भी बड़े सपने देख सकता है, और अभी तक बेस्ट का आना तो बाकी था। Approximately 3 minutes away from the predicted time when the spacecraft telemetry would reach the ground station. अगर चंद्रयान का लॉन्च एक बड़ी छलांग थी तो मंगलयान एक कॉस्मिक लीप थी। मंगलयान को लॉन्च करने के साथ ही ना ही इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ मार्स तक पहुंचने वाला इंडिया पहला एशियन देश बना, बल्कि इसी मिशन ने इंडिया के जुगाड़ माइंडसेट को पहली बार दुनिया के सामने रखा, एक ग्लोबल स्टेज पर रखा। क्योंकि जहां द मार्शियन नाम की एक स्पेस मूवी को बनाने में $108 मिलियन का खर्च आया था, तो वहीं इसरो ने मंगलयान को सिर्फ $73 मिलियन यानी 400 करोड़ की लागत से सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचा दिया। पर सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इंडिया ने ये काम अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था, जो इतनी बड़ी बात थी कि आज तक इंडिया ऐसा करने वाला पहला और इकलौता देश है। The Indian Space Agency has become part of an elite group of space explorers. It's also become the world's first no-frills, low-cost space agency. और अगर आप डिटेल में मंगलयान के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे जाके आपको मंगलयान का एक डेडिकेटेड फुल वीडियो जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने मंगलयान के बारे में हर चीज कवर कर रखी है कि उसे कैसे लॉन्च किया गया था, कैसे मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन हमेशा की तरह हर सफर हमेशा खुशी से भरा नहीं होता। India has lost contact with a lunar explorer just as it was about to land on the surface of the moon. चंद्रयान 2 का मिशन था लूनर साउथ पोल तक पहुंचना, एक ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल है और यहां तक कि उसे इम्पॉसिबल भी माना जाता था। और चंद्रयान 2 इस मिशन के फाइनल डिसेंट में लास्ट 2 किलोमीटर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 का फेलियर बस एक छोटा सा सेटबैक था आने वाले एक ऐसे कमबैक के लिए जिसने दुनिया हिला दी। तेईस अगस्त 2023 को इसरो चंद्रयान 3 की मदद से नामुमकिन को मुमकिन बनाने में सफल रहा, जब विक्रम लैंडर लूनर साउथ पोल पर लैंड किया। और ये मूवमेंट सिर्फ देश का पहला नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था। और इस लैंडिंग ने देश में एक नई इकोनॉमी की शुरुआत की जिसका नाम है स्पेस टेक इकोनॉमी। पिछले 5 सालों में इसरो ने बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स को मजबूत बनाया है जिससे वो सभी इंडिजिनस स्पेस टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन और स्पेस सूट डेवलप कर सकें। और विक्रम साराभाई का 60 साल पुराना इनक्रेडिबल विजन, जो सपना था उनका, आज भी इंडियन लाइफ्स को अपग्रेड करने का जो उनका सपना था, आज भी इसरो ऑनर किया जाता है। इसरो उसी चीज को आज भी आगे बढ़ा रहा है। और ये सब इंडिया के लिए इन्वायरमेंटल
और इकोनॉमिक तौर पर भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद भी साबित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडियन फिशरमैन जो है यानी जो इंडियन मछुआरे हैं वो हर साल 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए बचाते हैं, क्योंकि उन्हें सैटेलाइट की मदद से पहले ही पता चल जाता है कि ज्यादा मछलियां कहाँ मिलेंगी और कहाँ ज्यादा फिशिंग करने से उन्हें फायदा होगा और टाइम कम वेस्ट होगा। साथ ही साथ इंजन कम देर तक चलेगा, जिसकी वजह से पैसा और इन्वायरमेंट दोनों ही बचता है, दोनों ही सेफ रहते हैं। इसरो ने अपने दम पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 96,000 से भी ज्यादा नौकरियां जनरेट की हैं और 1100 करोड़ से भी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज किया है। गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ इसरो ने वेदर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके फार्मर्स की बहुत मदद की है। बहुत से नेचुरल डिजास्टर से होने से पहले वाले डैमेजेस से हमें बताया है और वहां के बाद के जो डैमेज है उससे भी हमें बचाया है, हमें बताया है कहां कहां डैमेज ज्यादा हो सकते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज एक्सपेंड करने में बहुत ज्यादा मदद की है। और दोस्तों स्पेस से धरती पर कोई भी देश, बॉर्डर्स या फिर बाउंड्री नहीं होती और इसी माइंडसेट के साथ जहां इसरो के शुरुआती दिनों में हमारे एलाइज ने हमारी मदद की, तो वहीं आज इसरो उसी फेवर को वापस कर रहा है जहां अभी तक इसरो 15 देशों की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद कर चुका है। और मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है जब इसरो ने जापान को मून पर लैंड होने वाला 5वां देश बनने में मदद की थी और साथ ही ईएसए के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करने में मदद की थी। और इसरो के 60 साल की हिस्ट्री में बहुत से लोग इस सफर का हिस्सा बने हैं, साइंटिस्ट से इंजीनियर्स तक, बहुत से क्लर्क या फिर बहुत से जो पियोन है यानी कि चपरासी हैं, उन्होंने भी इसरो को इतना सफल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ना रुके हुए लगातार इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में मेहनत की है और जितना एक्साइटिंग सफर ये पिछले कुछ टाइम में रहा है, इसरो का आने वाला फ्यूचर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से इंस्पायर्ड लगता है। पिछले कुछ सालों में मून तक जाने की रेस दोबारा से बहुत तेज हो गई है और ये सब होने की दोबारा वजह बना है इसरो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो है पानी। और पानी होने की वजह से अब हमें एक नई थ्योरी आई है कि हम वहां पे जाके यानी चांद पे जाके एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी बना सकेंगे, जो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही एक्सोप्लैनेट्स को अच्छे से स्टडी करने में हमारी काफी ज्यादा मदद करेगा। हमें स्पेस के नए एस्पेक्ट पता चलेंगे और हो सकता है कि हमारे कई सदियों पुराने एक सवाल का जवाब भी हमें मिल जाए कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर नहीं, या फिर हमारे इस ब्रह्मांड में और भी कोई लाइफ फॉर्म मौजूद हो सकता है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस में पहली बार खुद के दम पर ह्यूमंस को भेज पाएगा, जो कि 2026 या 2025 के एंड तक लॉन्च किया जाएगा, जो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसी के साथ इसरो खुद इंडिया का एक स्पेस स्टेशन बनाने का भी प्लान बना रहा है, जहां स्पेस स्टेशन और गगनयान की मदद से हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन की हदों को पार करने में मदद करेगा। और हद पार करने की बात ही है तो इसरो आने वाले समय में मून को एक सेकंड बेस की तरह इस्तेमाल करके इंटरस्टेलर ट्रेवल को पॉसिबल बना सकता है, जिससे कि अर्थ एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बन सकती है। और आने वाले समय में इन सभी एडवेंचर्स में इसरो का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बड़ा रहने वाला है। और एक बात कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 20 सालों में इसरो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जहां नासा और ईएसए के बाद अब तीसरे नंबर पे दुनिया में इसरो ही आती है और हो सकता है आने वाले समय में उससे भी आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों यही थी कहानी कि कैसे एक साइंटिस्ट की जिद ने एक स्पेस प्रोग्राम को जन्म दिया और कैसे बैलगाड़ी से आगे बढ़ आज इसरो मंगल तक पहुंच गया है। ये कहानी है हिम्मत, जुनून और एक बहुत ही बड़े सपने की। तो दोस्तों ये कहानी है इसरो की। दोस्तों आप इसरो के सफर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, खासकर अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी इसरो की कहानी के बारे में पता चल सके। और दोस्तों अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।